हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस करंट फॉर स्टूडियो में। जैसे चीन में रहस्यमय बीमारी फैल गई है, WHO ने डिटेल रिपोर्ट मांगी है, दुनिया हैरान है, सांस की बीमारी है और अस्पताल में मरीज भरे हुए ज़्यादातर बच्चे हैं। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस पर बात करेंगे डिटेल में। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, उनका निधन हो गया, उनके बारे में जानेंगे। एक पड़ोसी देश है, उसने भारत में अस्थायी रूप से दूतावास को बंद करने का फैसला किया है, क्यों और क्या मामला है, डिटेल जानेंगे। 37th जो नेशनल गेम्स हुआ है, उसके बारे में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। फाइनल हो गया, गेम्स भी ख़त्म हो चुका है, तो उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं, वो भी चर्चा करेंगे और भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, जनवरी से लेकर नवंबर तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल है, करीब 6 साढ़े 6 घंटे का है, तो देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और वीडियो के साथ PDF भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मेंबरशिप लेना होता है। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश यानी पहली महिला जज, उनका नाम बताएं, जिनका निधन हो गया 23 नवंबर 2023 को। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। आंसर होगा फातिमा बीवी। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, फातिमा बीवी। 96 ईयर की थी। द हिंदू ने इन पर एक बड़ी रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। 96 ईयर की थी और लंबे समय से बीमार चल रही थी। उनके बारे में कुछ बताऊं, वो लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी प्रथम स्थान पर रही थी। कुछ दिन वो सिविल सर्विस में भी रही, बाद में फिर वो जज बनी, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, वहाँ पर वो पहली महिला सदस्य भी बनी थी। 1983 में केरल हाई कोर्ट में जज के रूप में वो पहुँची थी और जो उच्च न्यायपालिका है उसमें प्रवेश करने वाली वो पहली मुस्लिम महिला भी थी। 6 अक्टूबर 1979 को, ठीक है, 1989 को वो सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी थी भारत की। और सुप्रीम कोर्ट से वो रिटायर हुई थी 1992 में, ठीक है। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था, 30 अप्रैल 1927 को, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण बात है, पहली कोई भी व्यक्ति होती हैं किसी भी पद पर, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा, अभी कौन है चीफ जस्टिस भारत के? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आगे बढ़ते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन होगा, चीन में किस रहस्यमय बीमारी का प्रकोप हो गया जिस पर WHO ने उससे डिटेल रिपोर्ट मांगी है वहाँ की सरकार से? इसका आंसर होगा रहस्यमय निमोनिया, ठीक है। इसको रहस्यमय निमोनिया फिलहाल कहा जा रहा है। द हिंदू ने भी यही लिखा है। और रेस्पिरेटरी यानी सांस से संबंधित बीमारी है, इलनेस है, वहाँ पर आउटब्रेक हुआ है। WHO ने चीन से ये डिटेल मांग ली है और दुनिया में एक फिर से इसको लेकर काफ़ी चिंता बढ़ गई है। ओके, फिलहाल बच्चों में ये मिस्टीरियस जो निमोनिया का प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। और ये इसकी शुरुआत जो है ना वो अक्टूबर के बीच में हुई थी और वैसे तो पिछले कुछ वर्षों से इसके मामले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी पिछले अक्टूबर से इसकी संख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। WHO ने चीन सरकार से ये पूछा है कि जो रहस्यमय बीमारी है, जो रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ है, वो कहाँ से आई है और कैसे हुआ है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल बताया जाए। हालांकि इस बीमारी के बारे में सबसे पहले एक सर्विलांस प्लेटफॉर्म है ProMed, तो उसने दुनिया को अलर्ट जारी कर दिया था। ये प्लेटफॉर्म जानवरों और इंसानों में फैलने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी रखता है और पूरा अलर्ट करता है, पूरी दुनिया को बताता है। यहाँ तक कि दिसंबर 2019 में इसने अलर्ट भी जारी किया था जब कोविड-19 फैला था उस दौरान, ठीक है। बाद में फिर दुनिया को ये सब पता चला था। तो चीन के कई सारे अस्पताल हैं जो मरीज वहाँ पर भरे हुए हैं और ज़्यादातर बच्चे हैं वहाँ पर। और आप समझिए कि जो चीन की जो राजधानी है बीजिंग, उसके आसपास के लगभग 600 किलोमीटर के दायरे में वहाँ के बहुत सारे अस्पताल, यानी जो बीजिंग है यहाँ पर, इसके और इसके काफ़ी बड़े इलाके में, यहाँ पर ख़ासतौर पे इसका जो उत्तरी इलाका है, इधर वाला पूरा जो इलाका है, वहाँ पर इस रहस्यमय बीमारी का मामला बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। दहशत इस कदर है कि बहुत सारे स्कूलों में, वहाँ के चीन के ज़्यादातर मतलब बड़े इलाके में, वहाँ स्कूल को बंद कर दिया गया है। पूरे चीन में ऐसा नहीं हुआ है और पूरे चीन में ये बीमारी नहीं फैली हुई है, चीन के एक बड़े इलाके में फैली हुई है। तो महत्वपूर्ण बात है। तो अलर्ट भी जारी किया गया है वहाँ पर चीन में। और कोविड के जैसे जो प्रतिबंध है ना, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना, हाथ धोना, इन सब के लिए
कहा गया है वहाँ चीन में, वहाँ की सरकार ने लोगों से कहा। और चीन ने 13 नवंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है, मीडिया को भी बताया है कि चीन में सांस से संबंधित बीमारी जो है वो फैली हुई है। और बयान में हालांकि कुछ जगह कुछ मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको बेबी वायरस के नाम से भी बताया है, हालांकि इसके बारे में कोई डिटेल अभी तक शेयर नहीं किया गया है। तो अब देखते हैं कि WHO ने जो रिपोर्ट मांगी है अब फिर आगे क्या होता है। WHO अभी से ही सक्रिय हो गया है, क्योंकि ये मामला कहीं ऐसा ना हो कि फिर से एक नया आउटब्रेक हो जाए और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाए। इसको लेकर WHO अभी से ही लगातार नज़र बनाए हुए है और इसी वजह से बहुत सारे जो है ना रिपोर्ट भी मांगी गई है, डिटेल मांगी गई है WHO के द्वारा। क्या क्या मांगा गया है, ये कहा गया है कि जो बीमारी है उसका विस्तृत जो डेटा है वो चाहिए, कितने बीमार हैं, क्या स्थिति है, कैसी हो रही है, बच्चों में बीमारी कहाँ से कैसे फैली है, कौन से क्षेत्र में बीमारी के चपेट में है, चीन का कौन कौन सा इलाका, बच्चे में ये बीमारी किसी नए वायरस से तो नहीं फैली है, वायरस के बारे में डिटेल मांगी है और हर उस वायरस के बारे में डिटेल मांगी गई है जो हाल फिलहाल में वहाँ पर देखी गई है। यानी बहुत बड़ा आंकड़ा मांग लिया गया है और बीमारी की वजह से किसी की मौत हुई है या नहीं, ये सारा डेटा ये मांगा गया है WHO के द्वारा। चीनी डॉक्टरों का कहना है कि 2023 के शुरुआत में वहाँ पर कोविड-19 के जो प्रतिबंध थे उसको हटा लिए गए थे, लेकिन उसके बाद ये जो मिस्टीरियस कहिए निमोनिया है उसकी लहर देखी गई है। तो अब मतलब चिकित्सा जगत में आशंका भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन कुछ छुपा रहा हो और कोविड-19 की तरह बीमारी जो है वो ये बढ़ जाए। फिलहाल WHO ने बयान जारी किया है और WHO ने कहा है कि हम इस मामले में पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिपोर्ट मांगी है और फिर हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि PDF अवेलेबल है इस वीडियो का हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेली का PDF फ्री होता है। और हाँ, अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होता है, उसकी तैयारी यहाँ इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए बेहतरीन हो सकती है और बहुत मामूली सा प्राइस है इसका। इसके ज़रिए आपको PDF मिलता है अगले 1 साल तक, यानी 365 दिनों तक, और पिछले भी PDF मिल जाते हैं जैसे वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वो भी कई तरीके के वन लाइनर, MCQ विद नोट्स होता है और डेली करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट और मंथली करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट होता है। तो पूरा है अवेलेबल, आप ऐप में देख सकते हैं। और इसी मेंबरशिप प्लान के साथ इतने तरह के एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, उसमें तमाम एग्जामिनेशन के जो अलग अलग क्वेश्चन है सब्जेक्ट के वो भी हैं, वहाँ पर उसके भी क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और एक हेल्पलाइन नंबर भी है, तो सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके, चैट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस पड़ोसी देश के राजनयिक ने भारत में मौजूद दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? क्या कहें उस देश ने कर दी है? आंसर का अफगानिस्तान। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप, ये दुनिया भर के अखबारों में ये अभी छा रहा है। अफगानिस्तान का ने जो अनाउंसमेंट किया है उसके बारे में, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताते हैं आपको, मैप के ज़रिए भी देखते हैं। ये रहा अफगानिस्तान, भारत का पड़ोसी देश है, यहाँ से टच होती है इसकी सीमा कश्मीर से। हालांकि ये वाला हिस्सा जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और यहाँ ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो तालिबान ने 2021 में अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, अमेरिका छोड़ के चला गया था वहाँ से, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर जो देश हैं ना वहाँ पर पुरानी अफ़गान सरकार के राजदूत अभी भी काम कर रहे हैं। वहाँ दूतावास जो है ना वो पुरानी अफ़गान सरकार के जो राजदूत हैं उन सब के कब्जे में। भारत में भी ऐसा ही चल रहा था, लेकिन अब अफ़गानिस्तान की पुरानी सरकार द्वारा जो नियुक्त फरीद मामूंडेज़ जो राजदूत हैं, उन्होंने भारत में जो दूतावास है उसको अस्थायी रूप से 23 नवंबर से बंद करने की घोषणा कर दी है, ठीक है। इसकी घोषणा ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, ठीक है। ये है दूतावास जो कि दिल्ली में है और उसको बंद करने की घोषणा कर दी है। तो ये है फरीद, मिस्टर फरीद, जो कि पुरानी अफ़गान सरकार के राजदूत हैं। तो इन्हीं के कब्जे में था जो भारत में वहाँ का जो दूतावास है ये वाला। तो उन्होंने कह दिया है कि अब हम बंद कर दे रहे हैं और वे तालिबान को रिपोर्ट नहीं करते हैं। 2021 से तालिबान का शासन है अफ़गानिस्तान में, लेकिन वो तालिबान को मैसेज नहीं करते हैं और वे मानते हैं कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर जबरन कब्जा किया हुआ है, ठीक है।
और इस एक न्यूज़ दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। ये पुरानी न्यूज़ है, ये तो अभी की न्यूज़ है, जो अफ़गानिस्तान के जो पुरानी सरकार के जो राजदूत हैं उन्होंने ये ऐलान किया है। ये पुरानी न्यूज़ है और ये 15 मई 2023 की है। तो मई में क्या हुआ, तालिबान ने भी अपना एक एक्टिंग एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया था, उसका नाम था कादिर शाह। तालिबान ने ये कहा था कि पूर्व अफ़गान शासन द्वारा जो नियुक्त राजदूत हैं, जो अधिकारी हैं, वो भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, इसलिए नया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। जबकि पुरानी सरकार के जो राजनयिक हैं वो जो है वो इस दूतावास को छोड़कर किसी तीसरे देश में शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ तो अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं, कुछ और कहीं शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये एम्बेसी खाली थी और पिछले कुछ वक्त से भी खाली पड़ी थी। दूतावास बंद करते हुए फ़रीद मामूडिज़ ने बहुत सारी बातें कही हैं। कहा है कि तालिबान, भारत सरकार दोनों की ओर से ये जो दूतावास है इस पर नियंत्रण छोड़ने का लगातार दबाव बन रहा था और इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है और 30 सितंबर को वहाँ पर संचालन बंद कर दिया गया था। उसके बाद ये फैसला लिया गया। तो अब ये कदम इस उम्मीद से उठाया गया है कि मिशन को सामान्य रूप से संचालित करने के लिए भारत सरकार का जब रुख अनुकूल होगा तब वो फिर से आएंगे, लेकिन अभी तक यहाँ इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो बंद करने का फ़ैसला ले रहे हैं। अब फ़रीद ने यह भी कहा है कि अफ़गान गणराज्य के जो राजनयिक हैं और उसका मिशन जो चल रहा था उसको पूरी तरह से भारत सरकार को सौंप दिया गया, बंद करके हमने सौंप दिया। अब भारत सरकार पर निर्भर करता है कि ये जो मिशन है यानी दूतावास है वो किसके पास रखा जाए, या तो बंद कर दिया जाए या फिर तालिबान के जो राजनयिक हैं उनको सौंपने की संभावना भी शामिल है, ठीक है। तो ये भी स्थिति है और कुछ अनुरोध भी किया है। जो पुराने अफ़गान सरकार के राजदूत हैं उन्होंने कहा है कि 5 लाख अमेरिकी डॉलर जो है ना दूतावास के बैंक खाते में वो जमा है। तो उसने ये भारत सरकार से कहा है कि वो अपने कब्जे में ले ले। अब भारत क्यों कब्जे में लेगा, ठीक है। वहाँ झंडा फहराया जा रहा है, उसको कहा है कि झंडा फहराया जाए लगातार। तीसरी बात कि दूतावास की संपत्ति और जो तमाम और संपत्ति है उसकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ भी हैं, वाहन हैं, पूरी एसेट है, तो उसको जो है वो वैध जब भी चुनाव हो वहाँ पर तो उस सरकार को सौंपा जाए। अब देखिए, अब भारत सरकार पर निर्भर करता है कि वो इस दूतावास को तालिबान को सौंपे या फिर क्या करे आगे, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान में तालिबान तो एक हकीकत है। इस वक्त तालिबान की सरकार है वहाँ पर और चूँकि अमेरिका उसी ने ये सौंप दिया है पूरा का पूरा, और कई सारे देश हैं जैसे चीन है, चीन ने तालिबान की सरकार को स्वीकार कर लिया है। एक दूसरे के देशों में दोनों के दूतावास हैं, उधर रूस ने भी स्वीकार कर लिया है, अमेरिका ने तो स्वीकार कर ही लिया है, तभी तो सौंप के गया है। तो जब तमाम शक्तियां वो सब मान लिया है कि यहाँ पर अब तालिबान का ही शासन है और वही रहेगा, तो ऐसे में भारत के लिए अभी चुनौती की बात होगी। हालांकि भारत ने अभी तक अफ़गानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसको औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत का वहाँ पर मिशन वहाँ चल रहा है, वहाँ कामकाज चल रहा है और लगातार तालिबान के संपर्क में भारत के जो राजनयिक हैं वो हैं, ठीक है। और एक वहाँ का जो मतलब भारत के लिए वो उसने दूत भी तैनात कर ही दिया है, प्रभारी राजदूत तैनात कर दिया है, एम्बेसडर, और वो अभी यहीं से ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तब देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार को फैसला लेना होगा आगे। और एक और बात बताऊं कि करीब करीब 60 देशों में जो तालिबान की जो एम्बेसी है उसको बंद करना पड़ा है, और चूँकि पुरानी अफ़गान सरकार के राजदूत वहाँ पर तैनात हैं इस वजह से। तो यहाँ पर मामला यही है कि जब तक वो देश, जैसे बहुत सारे यूरोपीय देश भी हैं, जब तक वो देश तालिबान की सत्ता के को स्वीकार नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हाँ अफ़गानिस्तान में अब तालिबान का ही शासन है, तब तक वो उस दूतावास को चला भी नहीं सकते वहाँ पर। और दूतावास में जो तैनात लोग हैं उनको सैलरी भी चाहिए, उनके खर्चे पर वगैरह भी चाहिए, पूरे करने होते हैं, तो वो कहाँ से आएंगे, ठीक है। क्योंकि तालिबान की ओर से तो अब सपोर्ट बंद ही है, मतलब नहीं किया जा रहा, पुरानी अफ़गान सरकार है नहीं। तो ये पूरी स्थिति है। मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे जो ये इंटरनेशनल मामला है वो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबा देना। तो क्वेश्चन होगा अगला, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 कहाँ पर आयोजित किया गया है, किस शहर में, किस जगह पर? आंसर होगा पर्थ।
पर्थ ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, वहीं पर यह आयोजित किया गया है ये पूरा। और पीआईबी की ओर से इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई है मीडिया में। और इसमें भारतीय सैनिकों के 81 मतलब भारतीय सेना के 81 सैनिकों का दल वहाँ पहुँचा है और पर्थ में ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। अब पहली बार अगर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया हिंद नाम का जो सैन्य अभ्यास है वो कहाँ पर हुआ था, तो पहली बार 2022 में हुआ था राजस्थान में महाजन रेंज में आयोजित किया गया था। ओके, ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर लें, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एंटनी अल्बनीज, राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं उसके बारे में। तो कहाँ पर आयोजन हुआ, सिंपल क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा गोवा में। कब से कब तक हुआ, तो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है गोवा में पहली बार इसका आयोजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन होगा 37वें नेशनल गेम्स की पदक तालिका में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया, यानी टॉप पर कौन रहा, नंबर 1। आंसर होगा महाराष्ट्र नंबर 1 रहा। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ओवरऑल चैंपियन रहा है, ठीक है। और कितने मेडल जीते हैं तो वो सब पूरी लिस्ट भी आपको दिखा देते हैं। गोल्ड मेडल महाराष्ट्र को 80 मिले हैं, सिल्वर मेडल 69 मिले हैं, ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं 79 और टोटल मेडल वहाँ पर यानी महाराष्ट्र को 228 मिले हैं। महत्वपूर्ण बात है। और पदक तालिका में टॉप 5 राज्यों के भी बारे में जान लें क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो महाराष्ट्र को एक तो पहले बताया मैंने 228 मेडल मिले हैं। सर्विसेज यानी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, सीआरपीएफ हो गया और भी तमाम जो सर्विसेज हैं ना, उन सब से जो निकले हुए खिलाड़ी हैं उन सब ने 126 मेडल प्राप्त किए हैं टोटल। हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा है 192 मेडल के साथ। लेकिन आप सवाल कर सकते हैं कि 192 तो ज़्यादा है तो तीसरा स्थान पर क्यों है, क्योंकि सर्विसेज ने ज़्यादा गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा, पूरी लिस्ट आपको दिखाऊंगा। उसके बाद स्थान आता है मध्य प्रदेश का, ये चौथा स्थान है 112 मेडल। और फिर केरल का स्थान है 87 मेडल का। ठीक है, तो पूरी लिस्ट ये रही। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि महाराष्ट्र ने 80 गोल्ड मेडल प्राप्त किया, टोटल 228। सर्विसेज ने 66 गोल्ड मेडल प्राप्त किया और टोटल मेडल 126। ठीक है, हरियाणा 62 गोल्ड मेडल प्राप्त किया और इस तरह से टोटल 192। तो चूंकि गोल्ड मेडल ज़्यादा है इसका सर्विसेज का, इसलिए सेकंड नंबर पर वो रहा है। फिर थर्ड पे हरियाणा, फोर्थ पे मध्य प्रदेश और फिफ्थ पे केरला रहा है। तो ये पूरी लिस्ट है और मैंने इस पीडीएफ में, इस वीडियो के पीडीएफ में भी पूरी लिस्ट दे दी है और आप अपने अपने राज्य का इसमें से जो आंकड़ा है वो देख सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश वाले जो हैं वो 71 टोटल है, 11 गोल्ड मेडल है। इस तरह से अलग अलग राज्यों का पूरा डेटा दिया हुआ है, आप पीडीएफ देख लेना, आपके राज्य का भी मिल जाएगा। जैसे बिहार का 8 मेडल प्राप्त हुए हैं, गोल्ड एक भी नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। 37th जो नेशनल गेम्स हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन होगा इस गेम्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन चुना गया है, किसे चुना गया? इसका आंसर होगा श्री हरि नटराज। क्या नाम है? श्री हरि नटराज। और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप जो अवार्ड मिलता हुआ। और कर्नाटक टीम के तैराक हैं वो, 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है। और भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं यानी पीटी उषा, तो उन्होंने ये जो है अवार्ड दिया है उनको, बेस्ट पुरुष एथलीट की ट्रॉफी दी है उनको। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट मेंस प्लेयर की बात हो रही थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 37th नेशनल गेम्स का उद्घाटन गोवा में किसने किया था? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कब से कब तक आयोजित किया गया था? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में हुआ था। उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कितने प्रतिभागी थे? 10,000 से अधिक प्रतिभागी थे वहाँ पर। तमाम राज्य और तमाम केंद्र शासित प्रदेश, उन सब के खिलाड़ी इसमें उसने हिस्सा लिया था। अगर नेशनल गेम्स के इतिहास के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले 1924 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था, लाहौर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 37th राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? नाम क्या था शुभंकर का? आंसर होगा मोगा। क्या नाम है? मोगा। ठीक है, वो भारतीय बाइसन है और गोवा का राजकीय पशु भी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
37th नेशनल गेम्स का गान क्या था या क्या है? आंसर होगा खेल। खेल नाम से ये गान लॉन्च किया गया था। म्यूजिक कंपोजर समरपित गोलानी, उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ इस जो एंथम है उसको बनाया था और लॉन्च किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 38th नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ पर होगा? यानी अगला आंसर होगा उत्तराखंड में होगा। ठीक है, तो ये हालांकि पहले ही फैसला हो गया था, कब आयोजित किया जाएगा इसका फैसला ये बाद में होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।